रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो इस घर को जासूसों का अड्डा बना दिया है। जब देखो ये हमारे ऊपर शक करती रहती है, जासूसी करती रहती है। अब क्या हुआ माँ? अब किस चीज का इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर? क्या बताऊं बेटा, उसने थोड़ी देर पहले पूरे घर में सफाई की थी, पोछा लगाया था। अच्छा, वो तो रोज लगाती है माँ, इसमें नया क्या है? अरे सुन तो सही पहले। जब उसने पोछा लगाया तो मैं अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुझे देखा नहीं। तो ये कि मेरे पैरों के निशान जमीन पर छप गए। अच्छा, तो इस बात पर आपको उसने सुना दिया? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। तो किस बात पर फिर? अच्छा तो सुन। सुषमा अंश को कुछ देर पहले घटित कहानी बताती है। हिमांशी ने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया था कि उसकी सास पूरे घर में नंगे पाँव लेकर फिरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर पूरे घर में छप गए। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और ड्रॉर से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती है और उनके पैरों के निशान को देखने लगती है। उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है, ये निशान तो कुछ अलग से ही महसूस हो रहे हैं। लगता है कि कोई चोर घुस आया है घर में। मैं इनका पीछा करके देखती हूँ। हिमांशी उन पैरों का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो सुषमा के कमरे में चली जाती है और वहाँ पहुंचकर खुद से बोलती है, ये क्या, पैरों के निशान तो माँ जी के कमरे के बाहर आकर खत्म ही हो गए। इसका मतलब वो शख्स माँ जी के कमरे तक गया है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। पहले खुद के लिए एक हथियार ले आती हूँ। हिमांशी रसोई में जाती है और वहाँ से बेलन लेकर आती है। फिर धीरे धीरे वो सुषमा के कमरे का गेट खोलती है और चुपके से अंदर देखती है तो उसे अंदर सुषमा के सिवाय कोई नजर नहीं आता। सुषमा भी घोड़े बेचकर सो रही थी। फिर वो अंदर जाती है और खुद से बोलती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है और माँ जी भी बड़े आराम से सो रही है। फिर वो किसके पैरों के निशान थे? और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके पैरों को देखती है और खुद से बोलती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर जो निशान थे माँ जी के पैरों से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब वो माँ जी ही थी जो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। मेरी सारी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। हिमांशी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास जाग जाती है। हिमांशी को अपने पैरों के पास बैठा देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, हाय, कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरे पैरों के पास बैठकर मेरे उठने का इंतजार कर रही है। चल अब तू खड़ी हो, मैं उठ गई हूँ। लेकिन माँ जी, मैं आपके पैरों के पास इसलिए नहीं बैठी थी कि मुझे आपके उठने का इंतजार करना था। तो किस लिए बैठी थी? मैं किसी चीज की छानबीन कर रही थी। किस चीज की बहू? मुजरिम की। कैसा मुजरिम? जिसने मेरी की हुई साफ सफाई पर अपने पैर फेरे थे। अच्छा तो कौन है मुजरिम? तुझे मिला क्या? जी माँ जी, मिल गया। असल में मिल गई। मिल गई मतलब? वो क्या है ना माँ जी, जब मैंने पैरों के निशान देखे तो मुझे लगा था कि कोई आदमी घर में घुस आया है। पर जब मैं यहाँ आई और आपके पैर देखे तो मेरा पूरा अंदाजा गलत हो गया। मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। जिंदगी में पहली बार जब मुझे पता चला कि वो पैर किसी आदमी के नहीं बल्कि आपके थे। तेरे कहने का मतलब क्या है बहू? मेरे पैर आदमियों जैसे हैं? मैं ये कहना नहीं चाहती, पर माँ जी, आपके पैर आदमियों से भी बड़े हैं। कोई भी डर जाए इन्हें देखकर तो। बहू, आवाज नीचे माँ जी, मैं बहरी नहीं हूँ। अच्छा आप सो जाइए, मैं दोबारा पोछा लगा कर आती। ऐसा कहकर हिमांशी वहाँ से चली जाती है और सुषमा अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बात बताने के बाद बोलती है, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ बेटा। अरे माँ, बस इतनी सी बात तो थी। आप बिना फालतू में ही परेशान होती हैं। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? तुझे पता भी है तेरे पापा को मेरे पैर कितने अच्छे लगते थे। तेरी बीवी ने कितनी आसानी से मेरे पैरों का मजाक बना दिया। अच्छा माँ, अब शांत हो जाइए, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। हाँ जल्दी जा। अंश हिमांशी से मिलने कमरे में जाता है। वो कुछ बुक्स को ठीक कर रही होती है और शेल्फ में लगा रही होती है। अंश उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो? जी, मैं अपनी बुक्स को ठीक से रख रही थी। बहुत फैली हुई सी थी ना। अच्छा, आपको कुछ कहना है क्या? तुमने माँ से क्या कहा उनके पैरों को लेकर? जो भी कहा सच कहा, पर लगता है उन्हें बुरी लग गई। देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बार बस तुम माँ से माफी मांग लो। जब मेरी गलती ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी। उन दोनों में बहुत देर तक इस चीज को लेकर बहस चलती है और आखिर में दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि हिमांशी सुषमा के पास जाकर उससे माफी मांग लेगी।
हिमांशी अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है। मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, चल अब तू जल्दी से मेरे लिए खाना बना दे। तुझसे लड़ने के बाद बहुत भूख लग रही है मुझे। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। हिमांशी सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो सामने स्लैब पर एक गिफ्ट रखा होता है। हिमांशी उसके पास जाकर उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस रखी होती है। हिमांशी उसे अपने हाथों में पकड़कर खुद से बोलती है, ये कौन ला सकता है? कहीं वो तो नहीं लेकर आए? अगर वही लाए हैं तो उन्होंने ये कमरे में क्यों नहीं दी मुझे, यहाँ रसोई में लाकर क्यों रख दी? मैं उनसे बात करूंगी इसको लेकर, पहले खाना बना लेती हूँ। हिमांशी उस ड्रेस को वापस पैक करके रख देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुषमा अपने कमरे में वापस चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी हिमांशी अंश से बोलती है, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था जान। थैंक यू। अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं अभी आती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? आकर बताती हूँ, अब चलिए तो सही। ठीक है, जल्दी आना। अंश अपने कमरे में चला जाता है और हिमांशी की बातों के बारे में सोचने लगता है। यार ऐसी क्या बात हो सकती है? हिमांशी की टोन काफी सीरियस लग रही थी बोलते वक्त। लगता है आज उसे फिर से मेरे साथ जासूसी का खेल खेलना है। खैर देखते हैं क्या कहेगी वो। इतने वो नहीं आती, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंश बेड पर लेट जाता है और हिमांशी के आने का वेट करने लगता है, लेकिन हिमांशी नहीं आती। इतने में ही अंश को नींद आती है और वो सो जाता है। उसकी सोने के बाद हिमांशी कमरे में आती है और अंश को सोता देखकर खुद से बोलती है, अच्छा हुआ ये सो गए, अब मैं अपनी तहकीकात अच्छे से कर सकती हूँ। पहले तो वो ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर उन्हें उठाऊंगी। फिर हिमांशी उस ड्रेस को पहन लेती है और अंश को जगाती है। अंश उठ जाता है और हिमांशी की नई ड्रेस को देखकर बोलता है, अरे वाह, क्या बात है जान, बहुत ही अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में तो तुम। थैंक यू सो मच। पर मुझे ये बताओ, ये लाए किसके लिए थे? मतलब ये कि मुझे ये ड्रेस किचन के स्लैब पर रखी हुई मिली थी। किसके लिए लेकर आए थे इसे? ये तुम क्या कर रही हो? मैं इसे तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। अगर मेरे लिए लेकर आए थे तो मुझे दी क्यों नहीं, किचन में क्यों रख दी? यार जब मैं इसे लेकर आया था ना तो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो मैं इसे वहीं रख कर भूल गया, इसीलिए तुम्हें ये किचन में मिली है। झूठ मत बोलो, बताओ कौन है वो? यार कैसी बात कर रही हो तुम, थोड़ा तो यकीन करो मेरा। कैसे यकीन करूं? इससे पहले तो कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए और अब लाए भी तो किचन में रख दिया। इससे तो यही लगेगा ना कि आप किसी और के लिए लेकर आए थे इसे। यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ गया। इससे अच्छा ये होता कि कुछ लेकर ही ना आता। कम से कम ये इल्जाम तो नहीं आता मेरे सर कि किसी और के लिए लेकर आया हूँ। देखा, खुद बोल दिया ना कि मेरे लिए नहीं लाए थे, मुझे पता था पहले से ही। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। तुम्हारा मन हो तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर अंश सो जाता है और थोड़ी देर बाद हिमांशी भी उसके पास आकर सो जाती है। और फिर अगले दिन अंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और हिमांशी कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े लेकर चली जाती है। जब वो कपड़े धोना शुरू करती है तो कपड़े धोते समय वो एक बार कपड़े चेक करती है तो उसमें उसे अंश की पैंट से एक स्लिप मिलती है जो कि उस ड्रेस की थी जिसे वो हिमांशी के लिए लेकर आया था। उस स्लिप के ऊपर हिमांशी के नाम से बिलिंग थी, जिसको पढ़ने के बाद हिमांशी के सारे शक दूर हो जाते हैं और वो अंश के आने का इंतजार करती है। शाम को जब वो वापस आता है तो हिमांशी उसके गले लगकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए अंश जी, मैंने आप पर शक किया, पर अब मुझे पता चल गया कि आप वो ड्रेस मेरे लिए ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो अब कोई शक और शिकवा तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है, अब खाना खा लें। जी जरूर। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते हिमांशी अंश को घूरने लगती है। तब अंश बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसा है? कहाँ से आया ये? क्या यार, तुम फिर शुरू हो गई? मजाक कर रही हूँ यार, मैं जानती हूँ कि ये मेरा ही है। अब जब आपके गले लगी थी तभी तो लगा होगा। तुमने ये हिंदी सीरियल देखना बंद कर दो, वरना एक दिन हम सब पागल हो जाएंगे। ओह, आप भी ना कितने क्यूट हो।
चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैंने आपके लिए कमरे में सरप्राइज रखा है। अच्छा जी ठीक है, अभी खा लेता हूँ। इसके बाद हिमांशी कभी भी अपने पति पर फालतू शक नहीं करती और अपनी जासूसी की आदत छोड़ देती है। अनीशा सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता घुंघरू सिंह और माँ कल्लो देवी रहा करते थे। वैसे तो अनीशा हर काम में निपुण थी, पर उसमें एक बुरी आदत थी, वो ये कि उसे चोरी चुपके सलेटी खाने का शौक था और धीरे धीरे उसका ये शौक उसकी लत बन गई थी। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर माँ कुछ पैसे दे दो ना। अरे क्या करेगी तू पैसों का? माँ वो मैं घूमने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। अरे कहीं नहीं जाएगी तू, सारा दिन बस आवारागर्दी करती रहती है और कोई काम नहीं है तुझे? दे दो ना माँ प्लीज। अनीशा बाजार चली जाती है और खूब सारी सलेटियाँ खरीदकर चुपके से घर में ले आती है और अपने बिस्तर के तकिए के अंदर छुपा कर रख देती है। रात को सोते टाइम लेटे लेटे सलेटी खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके लिए शिवम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था। उसकी माँ कलावती बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए अनीशा के घर आते हैं। तभी अनीशा हाथों में चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और कलावती के पैर छूती है। हाँ हाँ ठीक है, सदा खुश रहो। आओ बेटा बैठो और बताओ नाम क्या है बेटिया तुम्हारा? जी अनीशा। बेटा खाना वाना बना लेती हो ना, और घर का काम आता तो है? जी हाँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ मैं, माँ ने सब सिखाया है मुझे। अरे शिवम बेटा तू भी कुछ पूछ ले। नहीं माँ, आपने पूछ लिया ना, बस बहुत है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से अनीशा और शिवम की शादी हो जाती है। अनीशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, मगर उसकी सलेटी खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अपने ससुराल में भी चुप चुप कर सलेटी खाती रहती थी। वो कभी उनको पानी में भिगोकर खाती, कभी सूखा ही खा लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में छुपकर सलेटी खा रही होती है, तभी उसको शिवम देख लेता है और उससे कहता है, ये क्या खा रही हो तुम? जी वो मैं कुछ नहीं कर रही थी। अरे हाथ आगे करो तुम, मैंने देख लिया तुम क्या खा रही थी। शिवम जी सुनिए तो। तभी अनीशा मुट्ठी में लिए सलेटी वाले हाथों को आगे करती है। ये देख शिवम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे प्यार से समझाता है। अनीशा क्या है ये सब? जी मैं आपसे कभी नहीं खाऊंगी, पर आप किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अब रोना तो बंद करो और यह सब खाना भी बंद कर दो। तुम जानती भी हो यह सब कितना नुकसान देती है हमारी बॉडी में। जी मैं समझ गई, अब से पक्का नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, और अगर खाना ही है तो यार कुछ अच्छा खाओ ना, ये मिट्टी क्यों खा रही हो? ऐसे ही समय बीतता जाता है। अनीशा खुद को सलेटी खाने के लिए बहुत रोकती है, पर अपनी लत के चलते वो मजबूर हो जाती है और छुप छुप कर फिर से सलेटी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खाना बनाते हुए सलेटी खा रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसे सलेटी खाते हुए पकड़ लेती है। अरे कल मुँहे नास पीटे, घर में खाना कम पड़ गया था क्या जो ये सब खा रही है? अब वो माँ जी मैं खा नहीं रही थी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। अरे कुछ तो शर्म कर, मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है। मैंने तुझे खुद देखा था कि तू कैसे कचर कचर सलेटियाँ खा रही थी। माँ जी आप गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं सही समझ रही हूँ, तू ये सब इसीलिए कर रही है ना ताकि कल को तेरा बाप आए तो तू झूठा रो ना रोए कि ससुराल वालों ने तो मुझे खाना ही नहीं दिया, मैं बेचारे ईंट पत्थर ही खाती रह गई।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद अगर तूने इस बला को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। इतना सब होने पर भी अनीशा की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने सभी घर वालों को बताती है। शिवम जी, आई एम प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान अनीशा का सलेटी खाने का मन और भी ज्यादा होता है। वो छुप छुप कर सलेटी खाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और सभी उसको लेकर घर वाले हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, मिस्टर शिवम, आपकी वाइफ की किडनी में 30 mm पथरी बन गई है, जिसकी वजह से अब हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कुछ देर ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तब जी देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा सलेटी खा ली थी, जिसके चलते इनके पेट में पल रहे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए और बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। साथ ही इनकी बॉडी में ब्लड की भी बहुत कमी हो गई है, इसीलिए हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। इतना सब कुछ होने के बाद अनीशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही उसे अपनी सलेटी खाने की आदत पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने बच्चे को खो दिया। पर मैं क्या करती माँ जी, मैं अपनी लत के चलते बहुत मजबूर हो गई थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी पर मैं नाकामयाब रही। अरे अनीसा बेटी, तू मत रो, इसमें गलती हमारी भी है। जब हमें पता चला था कि तुझे ये सब खाने की आदत है तो हमें भी तेरा इलाज करवाना चाहिए था, तेरा ख्याल रखना चाहिए था, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। तू अकेले इस गलती में शामिल नहीं है, हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अब जो हुआ सो हुआ बेटा, तू हौसला रख। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आपने तो हमेशा ही मेरा भला चाहा, मुझे रोका, पर मैं ही पागल थी जो आपकी बात ना समझ सकी। वक्त बीतता जाता है और शिवम और कलावती मिलकर अनीशा का इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे उसकी सलेटी खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है। वक्त बीतता जाता है और वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसकी सास उसका खूब ख्याल रखती है। कुछ ही समय बाद अनीशा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पथरी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पेट में पथरी हो और वो इसी तरीके से सलेटी खाया करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।